अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के हमारे सेपरेट मेथड्स कौन कौन से हैं। डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड, सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड में क्या होता है, जैसे किसी भी अमाउंट पर जब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, चाहे वो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो जनरली एक जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब हम टाइम को मंथ्स में कंसीडर करते हैं तो आपके जितने भी मंथ्स होते हैं बाय 12 हो जाता है, और जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके डिवाइडेड बाय हम करते हैं 100। क्लियर। इसी का हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि इफ इन क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट पार्टनर ए हैज विथड्रॉइंग अमाउंट of rupees 10,000 calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum। क्लियर। तो यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना है ड्रॉइंग्स का 10,000, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अमाउंट इज 10,000, रेट है मेरी 10% मल्टीप्लाई बाय 10/100। अब टाइम का यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो इन केस देर इज नथिंग मेंशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ ड्राइंग और रिगार्डिंग द टाइम ऑफ ड्राइंग, ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 months। और इन केस इट इज गिवन दैट drawings these drawings during the year, he withdraw rupees 10,000 during the year, then also we calculate interest for 6 months। ओके, ये हो गया आपका सिंपल मेथड। नेक्स्ट मेथड की मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या हो सकता है कि जब आपको डिफरेंट डेट्स मेंशन है कि डिफरेंट डेट्स या डिफरेंट टाइम पीरियड पर वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तब हम उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ कि पार्टनर ए है, वो विड्रॉ कर रहा है अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट डेट पर। उसने एक विड्रॉल किया 1 जुलाई, अमाउंट है मेरा, ये हो गई आपकी डेट और ये आपका अमाउंट, अमाउंट है हमारा 2,000 रुपीज। सेकेंड विड्रॉइंग की उसने 1 नवंबर, दैट इज 3,000 रुपीज। फिर उसने थर्ड विड्रॉ किया 1 फरवरी को, दैट इज 5,000 रुपीज। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ तो इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 1 जुलाई को उसने विड्रॉ किया है 2,000 रुपीज। जब उसने 1 जुलाई को विड्रॉ किया तो वो 2,000 रुपीज वो कितने मंथ्स के लिए यूज करेगा, 1 जुलाई टू 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक आपका कितना टाइम पीरियड बनेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स के लिए। तो आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आपका हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट विड्रॉ किया उसने 1 नवंबर को, अमाउंट है 3,000 रुपीज। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ्स के लिए आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 15,000। थर्ड वन ही हैज ड्रॉन ऑन 1 फरवरी रुपीज 5,000, then that will be for 2 months February and March, total amount will be 10,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट अब मैं कैलकुलेट करूंगी किसका कितना बन रहा है, जो भी उसने विड्रॉइंग किए हैं और जिस मंथ में किया उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट विड्रॉल कितना हो जाएगा आपका 43,000। अब
इस अमाउंट पर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। आपके पास टोटल अमाउंट आया 43,000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास इंटरेस्ट रेट है 10%। अब देखो क्योंकि आपने अलग अलग मंथ्स के अकॉर्डिंग अपना अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, तो इस केस में मुझे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा मैं कैलकुलेट करूंगी फॉर 1 मंथ। तो आपका ये आ जाएगा 4300 डिवाइडेड बाय 12, दैट विल बी 358 रुपीज। क्लियर? तो इस टाइप से आप, अगर आपके पास डिफरेंट डेट्स मेंशन है और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, तो आप सबसे पहले जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, मींस टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। फिर उस टोटल अमाउंट पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट विल बी योर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स। ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड, जिसमें आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे कि कितना अमाउंट विड्रॉ किया और कितने टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ किया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इफ पार्टनर विड्रॉ इन द beginning of every month during the year, अगर वो साल में हर मंथ की स्टार्टिंग में वो अमाउंट विड्रॉ करता है, वो अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होगा, जितना भी अमाउंट होगा 1000 2000 जितना भी अमाउंट वो विड्रॉ करता है वो आपका एक फिक्स अमाउंट होगा, बट वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो इस केस में हमें सबसे पहले एक एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना होता है। उस एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉ कब किया उसने एंड लास्ट विड्रॉल कब किया, डिवाइडेड बाय 2। इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पार्टनर ए विड्रॉ रुपीज 1000 in the beginning of every month during the year या in a year, calculate interest on drawing at the rate of 10% per annum। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक समझाने की कोशिश करती हूँ एक कैलेंडर के थ्रू, कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यहाँ पर आपका ईयर क्लोज हो रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलती हूँ कि अगर एवरी मंथ की स्टार्टिंग में वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। तो जब उसने फर्स्ट विड्रॉल किया मीन्स, और इन द बिगिनिंग में कर रहा है तो मीन्स 1 अप्रैल को ही वो विड्रॉ कर रहा है। फिर उसने 1 मई को किया, 1 जून को किया, इस टाइप से एवरी मंथ की स्टार्टिंग में वो फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है। तो लास्ट विड्रॉ जो उसने किया होगा वो विड्रॉ कब किया होगा उसने? 1 मार्च को। अब हम चलते हैं फॉर्मूले पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ।
जब उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है तो उस विड्रॉल के बाद ईयर एंड तक उसके पास कितने मंथ्स लेफ्ट है। देखो जब 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है तो मींस अप्रैल का भी फुल मंथ है उसके पास, तो कंप्लीटली 12 मंथ्स आपके पास यहाँ पर बचे हुए हैं, 12 मंथ्स। और मैं अगर बात करती हूँ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, तो लास्ट विड्रॉल कब किया उसने 1 मार्च को, तो इट मीन्स मार्च मंथ्स भी कंप्लीटली उसके पास लेफ्ट है। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। मीन्स जब आपको क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पार्टनर विड्रॉ करता है, तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसके लिए टाइम पीरियड होगा 6.5 मंथ्स। वहां पर आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर 6.5 मंथ्स, मीन 6.5 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब हम इसी पर चलते हैं कि वो एवरी मंथ की स्टार्टिंग में जब विड्रॉ कर रहा है 1000 रुपीज, तो फुल ईयर में उसने कितना अमाउंट टोटल विड्रॉ किया होगा। 1000 वो एवरी मंथ में कर रहा है, तो 12 मंथ्स के लिए उसका कितना अमाउंट हो गया 12,000 रुपीज, राइट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 मंथ्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए, तो ये 6.5 हो गया। अब डेसिमल हटाने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 65। देखो जब आप लिख रहे थे 6.5 तो आपने लिखा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप इस डेसिमल को हटाकर डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा 120, क्योंकि डेसिमल की जगह पर आपने नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना बनेगा ये, तो आपका हो गया ये 650 रुपीज। बेसिक फंडा यहाँ पर है कि अगर आपको अगर एवरी मंथ की स्टार्टिंग में जब इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी ड्रॉइंग की एवरी मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो आपको उस केस में 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेम अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अमाउंट विड्रॉल, तो उस केस में एज पर द फॉर्मूला जब मैं कहूंगी कि 30 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया, हर महीने की 31 को विड्रॉ कर रहा है, तो लास्ट में भी विड्रॉ वो कब करेगा 31 मार्च को विड्रॉ करेगा। अब हम देखते हैं एज पर फॉर्मूला यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल उसने किया है 30 अप्रैल को, तो जब अप्रैल मंथ पूरा फिनिश हो गया तो उसके पास कितने मंथ्स बचे, मई टू मार्च, तो ये हो गए आपके 11 मंथ्स। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 11 मंथ्स। और जब मैं बोलती हूँ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, तो लास्ट विड्रॉल उसका कब का है, लास्ट विड्रॉल उसका है 31 मार्च का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना बचेगा, क्योंकि अब 31 मार्च को विड्रॉ किया है तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं बचेगा, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। तो जब आपको एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मेंशन किया हुआ है विड्रॉइंग, तो आपको उस केस में इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 6.5 मंथ्स का। एक थर्ड केस आपके पास ये भी हो सकता है कि जब आपको ये मेंशन किया जाए कि वो ना तो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है ना एंड में, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है फॉर 6 मंथ्स। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 6 मंथ्स कैसे आया। जनरली आपको जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ होता टाइम पीरियड कि कब उसने विड्रॉल किया है, और सेकंड केस जब उसको मेंशन किया होगा कि मिडल ऑफ एवरी मंथ,
middle of the year, during the year, or nothing is mentioned, then you have to calculate interest on drawings for 6 months. अब हम इसको एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं. अब जब वो मिडल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो मीन्स वो 15 एवरी मंथ की 15 को विड्रॉ कर रहा है. सेंटर में विड्रॉ कर रहा है. तो जब मैं बात करती हूँ कि जब उसने फर्स्ट मंथ की 15 को किया, मीन्स अप्रैल 15 को किया, तो उसके पास कितना टाइम पीरियड बचा. देखो 11 मंथ्स तो पूरे ही बचे, मई टू मार्च तक के 11 मंथ्स तो कंप्लीटली, अभी हमने काउंट भी किए थे कि 11 मंथ्स कंप्लीटली बचे, बट अप्रैल के भी उसके पास 15 डेज बचे हैं, तो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पर 11.5 मंथ्स. और जब वो लास्ट विड्रॉ करेगा, वो लास्ट विड्रॉ कब करेगा, मार्च की 15 में, तो उसके बाद उसके पास 15 डेज बचेंगे, तो वो उसको हम लिख सकते हैं 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स. तो इस टाइप से यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कंडीशन है कि वो एवरी मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है, एवरी मंथ की एंड में विड्रॉ करता है, या एवरी मंथ के मिडल में आपकी वो ड्रॉइंग करता है. तो इन केस अगर आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर वो मेंशन करता है कि एवरी मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं हम, आपके पास 3 सिचुएशंस है, इन द मिडल, इन द बिगिनिंग, और लास्ट वन एट द लास्ट ऑफ एवरी मंथ. तो जब भी आपके पास मिडल की कंडीशन हो तो आपको 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट. आपके पास एट द एंड ऑफ लास्ट या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और एट द लास्ट ऑफ एवरी मंथ हो तो आपको कैलकुलेट करना है 5.5 मंथ्स का. और सेम एज इट इज इन द बिगिनिंग हो तो आपको कैलकुलेट करना है 6.5 मंथ्स का. समटाइम्स क्वेश्चन में आपको मंथ्स ना देकर क्वार्टरली भी दिया हुआ होगा कि क्वार्टरली अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ कर रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग एट द लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, और इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर. तो देखो क्योंकि हमें पता है कि ईयर में क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम फॉर्मूले में जाएंगे तो हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि जब बिगिनिंग हो एवरी क्वार्टर का, इसको हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं चार्ट पर. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो अब देखो मेरा क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, अप्रैल टू जून दैट इज फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई टू अगस्त इज जुलाई टू सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर इज थर्ड क्वार्टर, एंड दैट इज जनवरी टू मार्च इज फोर्थ क्वार्टर. अब आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मींस उसने अप्रैल की फर्स्ट को विड्रॉ किया है, और तब आपके पास कितना टाइम पीरियड लेफ्ट होगा, सेम सिचुएशन जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में उसने विड्रॉ कर लिया, तो आपके पास पूरे 12 मंथ्स लेफ्ट है. अब बात आती है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो मेरा लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है, जनवरी में, तो जनवरी के फर्स्ट को उसने विड्रॉ किया होगा, तब आपके पास कितना टाइम पीरियड लेफ्ट होगा. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 3 मंथ्स होंगे, तो you get 12 plus 3/2 that is 15/2 is equal to 7.5 months. तो अगर आपको सिचुएशन मेंशन है कि क्वार्टरली वो विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग में, तो आपको 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ऐसे अगर आपको मेंशन है कि एट द लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मीन्स वो फर्स्ट विड्रॉल कब करेगा, 30 जून को, और लास्ट विड्रॉ कब करेगा, 31 मार्च को. तो जब वो 30 जून को अगर फर्स्ट विड्रॉ कर रहा है, तब उसके पास कितना टाइम पीरियड लेफ्ट होगा, मीन्स फर्स्ट क्वार्टर इज एंड यू हैव 3 मंथ्स इन ए क्वार्टर,
तो आपका पूरा क्वार्टर एक एंड हो गया, तो आपके पास 3 क्वार्टर बचे हैं, मीन्स आपके पास कितने मंथ्स हुए? 9 मंथ्स। तो फर्स्ट विड्रॉल के पास बाद आपके पास बचेगा 9 मंथ्स, और जब आप वो लास्ट विड्रॉ करता है तब उसके पास कितना टाइम पीरियड बचेगा? अब लास्ट विड्रॉ 31 मार्च को कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके पास कुछ भी टाइम पीरियड लेफ्ट नहीं है, 0। तो इस केस में आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 4.5 मंथ्स के लिए। सेम सिचुएशन के अगर वो क्वार्टर के मिडल में करता है, तब आपको जब भी क्वेश्चन में मिडल मेंशन हो तो आपको कब कैलकुलेट कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना होगा? 6 मंथ्स के लिए। इंस्टेड कंडीशन मूव ना करे कि आपको पूरे ईयर के लिए उसने मेंशन किया हुआ या पर्टिकुलर कुछ मंथ्स के लिए मेंशन किया है। तो जब फॉर द कंप्लीट ईयर बोलता है और मिडल बोला गया है क्वेश्चन में, तो आपको 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है, राइट? तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें न्यू वीडियोस अपलोड करने के। थैंक यू, टेक केयर।